दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। अब जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें आप लगातार देख रहे हो कि कैसे कीनिया में अडानी को लेकर के एक बड़ा विरोध शुरू हो गया है। अडानी की एंट्री पर बैन की खबर भी न्यूज़ नशा आपको पहले दिखा चुका है और आपको पहले हमें वो पूरी सच्चाई बता चुके हैं कि किस तरह से अडानी की एंट्री कीनिया में हुई और ये कराने वाला व्यक्ति है कौन? ये कोई और नहीं, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि पहले भी एक तस्वीर सामने आ चुकी है कि कैसे श्रीलंका में इन्होंने अडानी की सेटिंग करने की कोशिश की। इंडिया में कितना कर चुके हैं इसका तो अब कोई छोर ही नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना फैल चुका है मामला। लेकिन अब दूसरे देशों में भी धीरे-धीरे अडानी के पाँव को फैलाने के लिए मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से केन्या में वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने ये सवाल उठा दिया है और ये बता दिया कि कैसे कीनिया में अडानी की एंट्री जो है वो मोदी द्वारा हुई है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है। इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके बावजूद वो इस वक्त अडानी को लेकर के उनकी मार्केटिंग में इतने व्यस्त क्यों है, ये समझने की जरूरत है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे राजीव जी और राजीव जी के साथ चर्चा करते हुए मैं उस बात का भी जिक्र करूंगी जो कि पूरी एक सच्चाई को बयां करता है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं थैंक यू पहले विनीता। आपको मैं पहले आपको वो पूरी स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि फैक्चुअली हुई और जब ये घटी उसके आज असर दिखाई दे रहे हैं। अब से 10 महीने पहले चुनाव से पहले कीनिया के राष्ट्रपति भारत आते हैं और जब वो आते हैं तो वो एक इच्छा जाहिर करते हैं कि वो अडानी से मिलना चाहते हैं, अंबानी से मिलना चाहते हैं। अंबानी की बात तो रफा दफा हो गई क्योंकि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी से काफी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि चुनाव में इनकी बातें उन पर भारी ना पड़े और इसी तरह से उन्होंने पहले ही डिस्टेंस बनाया जिसके चलते मीडिया में भी इसकी चर्चा कम हो रही थी। अब इस बीच जब राष्ट्रपति ने ये कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं तो बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये पूरी जो बातचीत थी ये अडानी का ऑफिस हमारे देश की जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो और कीनिया की सरकार के बीच में मीडिएशन का काम कर रहे थे अडानी का ऑफिस। बड़ी बात यह है कि जब वो ये मीडिएशन का काम कर रहे थे उस वक्त में ये बताया जाता है कि आप नहीं मिल सकते हैं अभी अडानी से इंडिया में अभी नहीं मिल सकते हैं और अगर आपको मिलना भी है तो गुजरात नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, आप कहीं भी मिल लीजिए। तो बहुत कश्मकश में तमाम तरह के जवाब सवाल मैसेजेस हुए लेकिन इसके बाद में फाइनली जब उनका वापसी का दिन आ गया राष्ट्रपति का और अडानी से मुलाकात नहीं हो पाई तो यहाँ पर झटके वाली एक स्थिति ये दिखाई देती है कि कैसे अडानी राष्ट्रपति को अपना प्लेन ऑफर करते हैं, अपने प्लेन में बिठाते हैं, हमारे देश के मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों के सर के ऊपर से उस प्लेन को उड़ाकर निकल जाते हैं और कीनिया लेकर जाते हैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए अडानी। अब वो जब उन्हें वहां लेकर जा रहे हैं तो वहां पर जाने के बाद उन्हें छोड़कर और फिर वो वापस आते हैं अहमदाबाद। इस बीच में एक मीटिंग जो है उस प्लेन के अंदर होती है अडानी के, जिसमें सिर्फ गौतम अडानी और राष्ट्रपति मौजूद होते हैं तमाम चर्चा करने के लिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि केन्या में लोग ये कह रहे हैं कि अडानी को वो एंट्री नहीं देंगे, वहां धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सर बड़ा सवाल ये है कि अडानी से केन्या भी खौफ खा चुका है। ये कहानी अब आगे आप बताइए कि क्या ये पूरा मामला चल रहा है। देखिए, इसके कई आपको एंगल्स इसमें नजर आएंगे। पहली चीज कि जब ये सब हुआ जो आप कह रही हैं, प्रोटोकॉल क्या था, एमईए कहां था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहां था, एमईए मिनिस्टर कहां थे जो वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। सर एमईए मिनिस्टर को इस आपको लगता है कि वो मोदी जी को कुछ बताएंगे? वो तो एक बात वो फॉलो करते हैं। बताएं बताएं ना बताएं, देखिए लोग तो कम से कम जवाबदेही आपकी लोगों के प्रति है। एमईए हैज टू कम क्लीन ऑन दिस, जो आप बात कह रही है। एमईए मस्ट कम क्लीन ऑन दिस, एमईए हैज टू कम क्लीन ऑन दिस। और इसके लिए जो विपक्ष है इसको भी प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि आप वैसे तो आप ढिंडोरा पीटते हैं कि आप तो मतलब विश्व गुरु हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ये है और वो है, और अपने ही आप प्रोसीजर्स को ऐसे वायलेट नहीं कर सकते। एक पूरा रोल है। एमईए में सिर्फ मिनिस्टर भी नहीं है, वहां ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। या तो उनकी स्पाइन गायब हो गई है, और अगर है
तो दे हैव टू कम आउट विद इट। इसमें कोई उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। दूसरी चीज, इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, वो ये है कि आप कुछ समय पहले जाएं, राहुल गांधी के बयानों को लीजिए, जो उन्होंने इस समूह के बारे में कहा या उनके एलिगेशंस थे। तो ये सब अगर हो रहा है तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो एक एलिगेशन था राहुल गांधी द्वारा, महुआ मोइत्रा द्वारा, बाकी कुछ नेताओं द्वारा, वो गलत नहीं था। दूसरी चीज ये थी, अगर ये ऐसा हो रहा है तो। और फिर बिल्कुल सर, राहुल गांधी ने तो ये बात कई बार कही थी कि मोदी जी कॉर्पोरेट मीटिंग्स जो है, हाँ, बाहर के जो बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं उनसे अडानी अंबानी को मिला के काम कराते हैं। तो क्या वो अपना वो सो कॉल्ड विद इन कोट्स में कहूं मित्र धर्म निभा रहे हैं? क्योंकि हम सब ने देखा 2014 तक किस तरह की कॉर्पोरेट जो सपोर्ट थी मोदी साहब को मिली, और पूरी वो लॉबी काम कर रही थी, एक कॉर्पोरेट लॉबी ने किस तरीके से इनके फेवर में काम किया, और ये तमाम चीजें। और ये अभी नहीं जाती विनीता, ये देखिए मित्र धर्म सिर्फ 2014 से नहीं है, मैंने 2003 से देखा है। 2002 के गुजरात राइट्स को हम सब जानते हैं। उसके बाद मोदी की जो छवि को एक चोट पहुंची थी बहुत जबरदस्त, तो इमेज मेकओवर के लिए उन्होंने एक शुरू किया था, एक वो पूरी सीरीज जिसको हम जानते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट्स। ठीक है, अब वाइब्रेंट गुजरात समिट्स जो हैं वो अपने आप में बहुत सवालों के घेरों में शुरू से रहा है। ये कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं ये कारण कभी हाईलाइट हुए। मसलन जो वहां पर क्लेम्स होते थे एमओयूज को लेकर, बहुत बड़े बड़े दावे होते थे, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ के एमओयूज साइन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। फिर जब उन पे सवाल आता था कि उनमें से कितने ट्रांसलेट हुए ऑन ग्राउंड, उसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। उसके बारे में परसेंटेज में बात की जाती थी, और परसेंटेज को ब्रेक करके नहीं बताया जाता। चल रहा है ये धंधेबाजी, पूरी चीजें जो है वो दौर से शुरुआत, जो आप कहो, जो मैं कह रहा हूं, ये मित्र धर्म की जो बात है। और उसके बाद फिर बात आती थी कि जब आप अगर ये परसेंटेज भी कह रहे हैं कि सपोज आप कहते हैं कि हमने 100 एमओयू साइन किए और उनमें से 30 रियलाइज हुए, उस 30 की भी ब्रेकडाउन कभी नहीं दी जाती थी कि उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री कितनी है, एमएसएमई कितनी है, स्मॉल कितनी है। वैसे तो मसलन मैं भी चला गया, मुझे एक दुकान खोलनी है वहां पर हलवाई की, और मैंने एक एमओयू गुजरात के सरकार के साथ साइन किया और मैंने दुकान खोल दी, वो तो नजर आ रहा है ना आपको। तो ये तमाम तरह के सवाल तब से चलते आ रहे थे। अब आगे 2014 के बाद से जो स्टोरी चल रही है वो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि ये जो एलिगेशंस लगाए राहुल गांधी ने, कहीं ना कहीं उसको उसकी सपोर्ट मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज कि एक सरकार का क्या रोल होता है, प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है, मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है, ये अब हम उस दौर में नहीं है कि किसी को ये बताया जाना चाहिए। ये आपके खुद के विवेक पे ये चीज आती है, और फिर आपकी छवि पे ये बात आती है। आपकी छवि पे ही नहीं आ रही, अब ये भारत की छवि पे बात आ रही है। तो इसके ऊपर बेहतर ये होगा, अगर ये एलिगेशन सही है तो एमईए उस पर बिल्कुल क्लियर है, और सरकार की तरफ से सरकारी पक्ष आना इस चीज पे बहुत जरूरी है, विद ऑल द डिटेल्स। जी सर, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कीनिया में अडानी को लेकर के इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है और वो उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां घुसना अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां पर आज की तारीख में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो कीनिया के बराबर में इंडिया, मतलब अभी तो कीनिया में वो पांव रख रहे हैं अडानी, और वो पांव नहीं रखने दे रहे हैं, और इंडिया में तो उनके पांव बहुत बुरी तरह से फैल चुके हैं। ये जो पूरी परिस्थिति है, तो इसको कैसे देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर पहले से ही एक दबाव में और एक धक्के में चीजें चल रही हैं एक बड़े स्तर पर, और कीनिया उस बात को पहले ही भांप गया है जो इंडिया की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं? मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, ये सिर्फ कीनिया की कहानी नहीं है। अगर आप नेट पे जाएं और आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से विरोध हुआ है इस कॉर्पोरेट ग्रुप का, वो भी आपको बहुत सी बड़ी एक पिक्चर आपके सामने रख देगा कि क्यों वो विरोध हुआ, क्यों हो रहा है, अभी भी हो रहा है। वहां पर भी ये विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिर आपने जो बात की कि इस देश में जो चीजें हुई हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इस देश में, तो डेफिनेटली विपक्ष का बार बार इल्जाम लग रहा है कि जो प्रोसेसेस हैं उनको सबवर्ट किया गया, जिस तरीके से हैंड ओवर की गई हैं चीजें एक कॉर्पोरेट ग्रुप को, वो सबवर्ट किया गया प्रोसेस। तो तभी मैं कह रहा हूं कि इसमें एमईए को क्लीन आना चाहिए और उसके साथ साथ सरकार को भी क्लीन आना चाहिए।
कि किस तरीके से चीजों का आवंटन हुआ है, किस चीज की तरीके से चीजें मतलब प्राइवेटाइज हुई हैं, और मतलब यहां तक कि कहा जाता है कि इवन हॉस्पिटल्स तक तो दे दिए गए हैं, तो अब रह क्या गया? तो केन्या जो कर रहा है, और दूसरी चीज ये है कि अगर केन्या जैसे, आप ये सोचिए ना कि आपकी छवि के लिए कितना ये डिट्रीमेंटल है कि केन्या जैसे देश में भी अगर आपके किसी कॉर्पोरेट हाउस को या आपके किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप को वहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कारण है? वो भी तो पता लगे क्या कारण है, क्यों लोगों में इतनी नाराजगी। तो ये, और दूसरा जो ये एलिगेशंस है बहुत सिवियर और सीरियस इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री का क्या ये रोल होता है या सरकार का ये रोल होता है कि आप मीडिएशन करें किसी किसी के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स के लिए लेकर? हाँ, आप देश के लिए कर रहे हैं वो चीज अलग है, पर एक इंडिविजुअल के लिए, एक ग्रुप के लिए कर रहे हैं, तो वहां ये सवाल बहुत उठते हैं। जी सर, यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे प्रधानमंत्री देश, हो सकता है कि वो देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अडानी को एक बड़े कॉर्पोरेट के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि देश को फायदा हो आगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री, उन्होंने ये तक कह दिया कि चाइना के साथ हम ज्यादा पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है उसके साथ हम बहुत बड़ा काम करते हैं, उससे फायदे हो रहे हैं, मतलब इतना बड़ा धंधा उनके साथ हो रहा है। तो ऐसे ही अब अडानी को लेकर के भी मोदी जी के पास तो तमाम तरह की एक्सक्यूजेस हैं कि भाई वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के किसी कॉर्पोरेट को तो आगे बढ़ाना था। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त में टाटा बिरला इन लोगों को आगे बढ़ाया गया, अब अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आम जनता तो यही सोचती है ना, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, बात यह है कि क्या आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स बाकी सब इंटरेस्ट्स को ओवरराइड कर जाते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा, आप अगर आप कहते हैं कि आपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट मतलब बढ़ाने थे, तो फिर सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स के ही क्यों? उसका भी तो कोई वजह तो होगी ना। तो वजह क्या है, आप ये बताएं कि उसकी वजह क्या है। और फिर ये जो पूरा एलिगेशन लग रहा है ना क्रोनी कैपिटलिज्म का, उसके बीच में ये थ्योरी कहीं ना कहीं फिट होती नजर आ रही है। और मेरा कहना ये है कि क्या ये सरकार का ऐसा रोल रहता है? सरकार का ये रोल नहीं होता है। सरकार एक लार्जर पॉलिसी लाती है। आप देखिए जिस तरीके से 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, ठीक है, तो उसके बाद अगर जो मार्केट खुली थी तो तमाम कॉर्पोरेट्स के लिए खुली थी, किसी एक दो के लिए नहीं खुली थी। और फिर वो जो आवंटन हो रहे थे, देखिए 2G स्कैम को लेके कितना हल्ला मचा था, क्या निकला उसके बीच में। ये आपको कहीं ना कहीं ये बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, और ये आपके मतलब ये चीजें आज इंपैक्ट नहीं ना कर रही, ये आने वाले समय पे इंपैक्ट करेंगी। और जब आज अगर ये चीजों का बहुत से एलिगेशंस है जिनकी जांच होनी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में सरकार को क्लियर कट सामने आना बहुत जरूरी है। आज नहीं आएंगे, कुछ साल बाद आएंगे। ये चीजें हमेशा नहीं छुपी रहती, और हमेशा इसका कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों को पता लगता ही है। हाँ, लोगों को आप अब जिस तरह आज ही मैं बात कर रहा था, तो कोई एक शख्स मुझे कह रहे थे कि हमारी तो इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरा उनसे पूछना था कि कैसा परफॉर्म कर रही है? हंगर इंडेक्स में आप 127 में से 105वें पायदान पे हैं। तो उनका कहना था कि ये तो पैरामीटर्स ही गलत है, हमको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ खड़ा कैसे कर दिया, हमारे तो इतने बढ़िया शहर है। मैंने उनको एक सिर्फ गुजरात का एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा जिस गुजरात में आपको चमक दमक अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और भुज की दिखाई जाती है, राजकोट की दिखाई जाती है, उसी गुजरात में डांग्स नाम का जिला भी है। उसी गुजरात में बाकी ट्राइबल एरियाज भी हैं जहां पर हमेशा कुपोषण को लेके, इन्फेंट मोर्टालिटी को लेके सवाल उठते रहे हैं। तो ये ओवरऑल वैसा नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। देखिए, बहुत प्रोजेक्शंस पूछ रही हैं, और रियलिटी में क्या है, मेरा ये मानना है कि इन ए डेमोक्रेसी मेरे को, आपको, इस देश की तमाम जनता को ये जानने का हक है कि क्या हो रहा है, हमारे इंटरेस्ट्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कौन उनको अगर कोई सबसर्वियंस की बात है तो कौन उनको ऐसा कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट पे कौन रौंद रहा है, क्यों हमको बेस्ट पॉसिबल चीज नहीं मिल पा रही। और अगर आप कॉर्पोरेट्स को प्रमोट करते हो, फिर एक या दो कॉर्पोरेट्स को क्यों कर रहे हैं आप? उसके भी तो कुछ कारण होंगे ना, कारण जानने बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप ऐसे कई कंट्रीज को वहां पर देख सकते हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और बड़े वक्त पर अगर उन्होंने अडानी को नो एंट्री बैन कर दी है,
वहां के पूर्व राष्ट्रपति सीधे सीधे मोदी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अडानी को यहाँ पर फिक्स करने के लिए भेज दिया है और ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये अपने आप में अभी तक देश के अंदर लगने वाले इल्जाम अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी पर लग रहे हैं। ये अपने आप में बहुत डिमीन करने वाली परिस्थिति है एक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आप एक तरह से किसी कॉरपोरेट के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस कॉरपोरेट की वजह से इस देश को क्या फायदा हो रहा है अभी तक लोगों को वो समझ में नहीं आया। इस देश के किसान आंदोलन से लेकर तमाम कॉरपोरेट सेक्टर्स में किस तरह का विरोध हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसको क्लीन चिट तक देने की कोशिश की गई और लोगों के सामने सारा बवाल होने के बाद न्यूट्रलाइज कर दिया गया इस पूरे मैटर को। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी देश की मीडिया को मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विदेश के इन लोगों को जो कितने बड़े पदों पर रहे हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, इस बात को समझने की जरूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके विचार इस पर साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।